आज हम एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 6 के अध्याय 3 आरंभिक नगर के रहस्यों को परत दर परत खोलेंगे। जी बिल्कुल। और आज के सत्र का जो प्रारूप है वो बहुत ही केंद्रित रहने वाला है। हम 18 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनकी सटीक व्याख्याओं के माध्यम से इस पूरे अध्याय को क्रमानुसार कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के सीधे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, लगभग 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरास्थल की खोज हुई। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इन कथनों में से कौन से सही हैं? सही उत्तर दोनों कथन सही हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं, तो इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ये असल में काफी विडंबनापूर्ण है कि वो अनजाने में ही एक प्राचीन सभ्यता की ईंटें उखाड़ रहे थे। खैर, इसी से जुड़ा दूसरा प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कब हुआ था? सही उत्तर है 4700 साल पहले। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। बाद में मिलने वाले सभी पुरास्थलों में जो इमारतें मिलीं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। 4700 साल पहले, मतलब ये समय सीमा सचमुच अचंभित करने वाली है। वास्तुकला की बात करें तो अगला प्रश्न थोड़ा भ्रांति पैदा कर सकता है। तीसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर, इस सभ्यता में इमारतों को बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है। ये कथन सही नहीं है। हड़प्पा के नगरों में इमारतों को बनाने में अच्छी पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था, न कि कच्ची ईंटों का। वहां से इतनी अच्छी ईंटें मिली कि इंजीनियरों ने उन्हें रेलवे लाइन बिछाने में इस्तेमाल किया। एकदम सही। पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल उस समय की एक बहुत बड़ी तकनीकी उपलब्धि थी। इसी इंजीनियरिंग का एक और उत्कृष्ट उदाहरण हमारे अगले प्रश्न में है। चौथा प्रश्न, किस स्थल से एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिलता है? सही उत्तर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इसमें ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। जी, और इसके जल प्रबंधन की तकनीक आज भी हैरान करती है। अब अनुष्ठानों की बात करें तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। पांचवा प्रश्न, किस स्थल से अग्नि कुंड का साक्ष्य मिला है? सही उत्तर कालीबंगा और लोथल दोनों से। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। बिल्कुल, क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग धार्मिक पद्धतियां मौजूद थीं। अब तक हमने जो मुख्य स्थल देखे हैं उन्हें याद रखने के लिए ये छठा प्रश्न बहुत उपयोगी है। प्रमुख स्थलों का उनके साक्ष्यों से मिलान करें। सही उत्तर हड़प्पा का मिलान R37 कब्रिस्तान से, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार से, लोथल का बंदरगाह से और कालीबंगा का मोहरों से। व्याख्या, हड़प्पा, R37 कब्रिस्तान, मोहनजोदड़ो, महान स्नानागार, लोथल, बंदरगाह, कालीबंगा, मोहरें। ये सारांश छात्रों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। अब नगरों के जीवन और शिल्पकला की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में गहने और बर्तन अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाए जाते थे। इस सभ्यता के लोग धातुओं की मोहरें बनाते थे जिस पर पक्षियों का चित्र हुआ करता था। इनमें से सही कथन कौन सा है? सही उत्तर केवल पहला कथन सही है कि गहने और बर्तन पत्थर, शंख और धातुओं से बनते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, न कि धातु की, और इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। सेल खड़ी पत्थर का इस्तेमाल होता था असल में। बर्तनों की बात करें तो आठवां प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाने में किस रंग का प्रयोग करते थे? सही उत्तर काला। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लाल और काले का ये संयोजन उनकी एक बहुत बड़ी पहचान है। व्यापार में भी वे बेहद सटीक थे। नवा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुमूल्य धातुओं को तौलने के लिए किस पत्थर से बने बाट का उपयोग किया जाता था? सही उत्तर चर्ट बाट। बहुमूल्य धातुओं को तौलने के लिए चर्ट पत्थर से बने बाटों का उपयोग किया जाता था। बिल्कुल, ये एकदम घनाकार बाट होते थे और इतनी सटीक व्यवस्था के लिए विशेषज्ञ चाहिए होते हैं। 10वां प्रश्न, जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर विशेषज्ञ। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जाते हैं
लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को दूर दूर तक निर्यात करते थे। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर केवल दूसरा कथन असत्य है। हड़प्पा के लोग तांबा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों का दूर दूर से आयात करते थे, न कि निर्यात। साथ ही उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। जी, लोहे का ज्ञान तो काफी बाद में हुआ था। अब कच्चे माल की बात है तो कपड़ों पर आते हैं। 12वां प्रश्न, कपास की खेती का साक्ष्य कहाँ मिलता है? सही उत्तर मेहरगढ़। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। आज के राजस्थान से करते थे, यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ओमान तक उनका व्यापारिक संपर्क था। ये उनके नेटवर्क की विशालता दिखाता है। इसी से जुड़ा 14वां प्रश्न है, हड़प्पाई लोग पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का निर्यात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ जस्ता को मिलाया जाता है। टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इनमें से असत्य कथन कौन से हैं? सही उत्तर पहला और दूसरा कथन असत्य हैं। कथन 1 गलत है क्योंकि तांबे का आयात होता था। कथन 2 गलत है क्योंकि कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टिन मिलाया जाता था, जस्ता नहीं। तांबे और टिन से कांसा बनता है, ये बुनियादी रसायन विज्ञान है। अब हम गुजरात के एक विशिष्ट नगर की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, हड़प्पा स्थल धौलावीरा कहाँ बसा हुआ है? सही उत्तर गुजरात। गुजरात में कच्छ के इलाके में खदिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। और इस नगर की वास्तुकला बाकी सभी से बिल्कुल अलग थी। 16वां प्रश्न, हड़प्पा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ में बसा हुआ नगर था। धौलावीरा नगर 3 भागों में बांटा गया था। धौलावीरा नगर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ था। इनमें से सही कथन कौन से हैं? सही उत्तर केवल पहला और दूसरा कथन सही है। धौलावीरा नगर 2 के बजाय 3 भागों में बटा था। जी, 3 हिस्सों में बटा होना इसकी सबसे बड़ी विशिष्टता थी। पानी के प्रबंधन पर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17वां प्रश्न, हड़प्पा स्थल धौलावीरा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सही उत्तर लूनी नदी। धौलावीरा नगर कच्छ के इलाके में खदिर बेट के किनारे बसा था, जहां साफ पानी मिलता था। एक सूखे इलाके में मीठे पानी का ऐसा बेहतरीन प्रबंधन वाकई काबिल तारीफ है। और अब इस गहन चर्चा के अंतिम प्रश्न पर आते हैं। 18वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त, कुछ इलाकों में बाढ़ या भूतात्विक परिवर्तन? सही उत्तर इनमें से सभी। विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गईं, जंगलों का विनाश हो गया और कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। यह भी संभव है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो। कई कारकों के इस मिले जुले परिणाम से इतनी उन्नत व्यवस्था का अंत हो गया। इसी के साथ अध्याय 3 आरंभिक नगर के सभी तथ्य यहाँ पूर्ण होते हैं। अध्याय समाप्त। आरके स्टडी स्किल्स के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।